कहानी की शुरुआत में हम स्वीडन के बर्फीले मैदान में एक घर को देखते हैं जहां पर दो कपल्स जैक और उसकी गर्लफ्रेंड एंग्रिड रहती हैं। जैक लोगों से दूर इस बर्फीले मैदान में इसलिए रहता है क्योंकि पहले वो एक खतरनाक कॉन्ट्रैक्ट किलर था जो पैसा लेकर लोगों को मारा करता था और उसने पैसों के लिए कई लोगों को बेरहमी से मारा है। लेकिन अब जैक इस बुरे काम से तंग आ चुका है और वो अपने काम को छोड़कर लोगों से दूर यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक सुकून भरी जिंदगी गुजारना चाहता है। जैक ने अपनी गर्लफ्रेंड इंग्रिड को अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं बताया होता है कि वो पहले एक कॉन्ट्रैक्ट किलर था, इसलिए इंग्रिड जैक के बारे में कुछ भी नहीं जानती है कि जैक पहले क्या किया करता था। बल्कि इंग्रिड को तो लगता है कि जैक एक बहुत ही शरीफ इंसान है। यहाँ लोगों से दूर इनकी जिंदगी काफी अच्छे से गुजर रही थी, लेकिन जैक को डर रहता था कि कहीं कोई आकर उसे मार न डाले। और अगली सुबह जब ये दोनों घूमने के लिए बर्फ में निकलते हैं तभी इन्हें रास्ते में पैरों के निशान दिखाई देते हैं, जिसे देखकर जैक की गर्लफ्रेंड इंग्रिड कहती है कि ये शिकारियों के पैरों के निशान है। लेकिन जैक को ये शिकारियों के पैरों के निशान बिल्कुल भी नहीं लगते और जैक को खतरा महसूस हो जाता है क्योंकि जैक एक किलर होने की वजह से ऐसी बहुत सारी चीजें देख चुका था और जैक समझ जाता है कि यहाँ मुझे कोई मारने के लिए आया है। इसलिए जैक अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि यहाँ से भागो और ये दोनों भागते हुए एक बड़ी सी चट्टान के पीछे आकर छुप जाते हैं। तभी एक आदमी इन पर गोलियां चलाने लगता है और अब जैक का शक यकीन में बदल जाता है कि कोई उसे मारना चाहता है। तब जैक अपनी जेब से एक बंदूक निकालता है और इस बंदूक को इंग्रिड भी देख लेती है। बंदूक देखने के बाद इंग्रिड चौंक जाती है। वो समझ नहीं पाती है कि जैक के पास बंदूक कहां से आई। इसके बाद जैक धीरे धीरे आगे बढ़ता है और एक ही गोली में उस आदमी को मारकर नीचे गिरा देता है। और जैक के इतने परफेक्ट निशाने को देखते हुए इंग्रिड समझ जाती है कि जैक कोई आम इंसान नहीं है। अब यहाँ जैक उस आदमी के पास जाता है और उसकी तलाशी लेने लगता है। इन सब चीजों को देखते हुए इंग्रिड पूरी तरह से कंफ्यूज होती है और जैक से सवाल करने लगती है कि तुम कौन हो और इस आदमी को तुमने क्यों मारा। साथ ही वो कहती है हमें पुलिस को बुलाना चाहिए, लेकिन जैक इंग्रिड को यहाँ पुलिस बुलाने से मना कर देता है। पर इंग्रिड डर के मारे बार बार पुलिस को बुलाने की बात कर रही थी। दरअसल जैक पुलिस को यहाँ इसलिए नहीं बुलाना चाहता था क्योंकि अगर यहाँ पुलिस आती तो जैक का कॉन्ट्रैक्ट किलर होने की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ जाती। इसलिए जैक अपनी सच्चाई किसी के भी सामने नहीं लाना चाहता था और अब यहाँ जैक समझ जाता है कि इंग्रिड को मेरी सच्चाई का पता चल चुका है। तब इंग्रिड के बार बार कहने पर जैक इंग्रिड को कहता है कि तुम वापस जाओ और जाकर पुलिस को यहाँ पर बुलाओ। ये सुनते ही इंग्रिड पुलिस को बुलाने जाने लगती है, लेकिन तभी पीछे से जैक न चाहते हुए उसको भी शूट करके मार डालता है क्योंकि जैक जानता है कि ये लड़की अब उसकी आइडेंटिटी जान चुकी है और आगे ये लड़की उसके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। तभी यहाँ हम कुछ दूरी पर एक दूसरे आदमी को देखते हैं। दरअसल ये जैक को मारने वाले आदमी का पार्टनर है और इसी ने जैक को मारने के लिए अपने पार्टनर को भेजा था और अब ये आदमी अपने साथी का इंतजार कर रहा होता है कि मेरा साथी जैक को मारकर वापस आएगा। लेकिन तभी यहाँ जैक पहुंच जाता है और जैक उस आदमी को भी मार डालता है। अब जैक समझ जाता है कि अगर दो लोग मुझे मारने के लिए यहाँ पर आ गए हैं तो अब और लोग भी यहाँ पर आ सकते हैं, इसलिए जैक को यह जगह सेफ नहीं लगती और फिर वह जल्द ही स्वीडन को छोड़कर निकल जाता है और पहुंचता है इटली के शहर रोम में, जहाँ उसकी मुलाकात होती है अपने हैंडलर पावेल से। और यहाँ जैक अपने हैंडलर पावेल को सारी बात बताता है। तब पावेल कहता है कि तुम्हारे साथ कोई लड़की भी थी, जिस पर जैक जवाब देता है हाँ, लेकिन उसने मेरे बारे में किसी को भी खबर नहीं दी क्योंकि मेरी सच्चाई के जानने के फौरन बाद मैंने उसे मार डाला। ये सुनकर पावेल जैक पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम जानते हो कि तुम्हारा काम बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए तुम्हें बिल्कुल अकेले रहना चाहिए। अगर तुम्हारे साथ दूसरा कोई होगा तो वह तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है, इसलिए फिर से दोबारा किसी लड़की के चक्कर में नहीं पड़ना। जैक उसकी बात मान जाता है और पावेल से कहता है कि तुम्हें जल्द से जल्द उन लोगों का पता लगाना होगा जिन लोगों ने मेरे ऊपर हमला किया था। पावेल कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं जल्द ही पता लगा दूंगा, लेकिन तुम यहाँ इस शहर में नहीं रह सकते क्योंकि यहाँ तुम्हारी जान को खतरा है, इसलिए मैं तुम्हें पास के एक छोटे गांव में भेज रहा हूँ जहाँ तुम सेफली रह सकते हो। इसके बाद पावेल जैक को गाड़ी की चाबियां और एक मोबाइल फोन देता है और कहता है कि मैं इस मोबाइल फोन पर तुमसे कांटेक्ट करूंगा। इसके बाद जैक गाड़ी में बैठकर उस गांव की तरफ निकल पड़ता है और कुछ ही देर बाद जैक उस गांव में पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पहुंचकर जैक को कुछ अजीब लगता है, जैसे यहाँ उसकी जान को खतरा है और साथ ही उस गांव में मौजूद लोग जैक को काफी अजीब नजरों से देख रहे होते हैं। इसलिए जैक को अपने हैंडलर के बताए हुए जगह में रहना सेफ नहीं लगता और वह अपनी गाड़ी मोड़कर दूसरी तरफ जाने लगता है। जैक एक बहुत ही शातिर इंसान था, वो अपना हर एक फैसला काफी सोच समझ के लेता था, इसलिए रास्ते में यह अपने हैंडलर पावेल का दिया हुआ मोबाइल फोन एक नदी में फेंक देता है ताकि उसका हैंडलर पावेल भी उसे मोबाइल फोन से ट्रैक ना कर सके। और जैक एक बड़े शहर में आ जाता है जहाँ वह खुद के लिए एक अपार्टमेंट खरीदता है और वहीं पर रहने लगता है। यहाँ जैक खुद को सेफ फील करता है क्योंकि खुद जैक के अलावा और किसी को भी इस बात की खबर नहीं थी कि जैक यहाँ रहता है। लेकिन यहाँ भी जैक काफी छुप कर रहता है और वह अपनी आइडेंटिटी किसी को भी नहीं बताता और जब कोई जैक से उसके नाम के बारे में पूछता है तब जैक उसे अपना नाम एडवर्ड बताता है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे अमेरिकन कह के बुलाते हैं। अब यहाँ धीरे धीरे जैक लोगों के तौर तरीके सीखने लगता है। वो हर रोज कैफे जाकर कॉफी पीता है और जब लोग जैक से उसके काम के बारे में पूछते हैं तब वह खुद को एक फोटोग्राफर बताता है। जैक ने एक कैमरा भी खरीद लिया होता है और वो दिन भर हर जगह फोटोग्राफी करता है ताकि किसी को भी उस पर शक न हो। लेकिन जैक जहाँ भी जाता है वो बहुत ही ज्यादा चौकन्ना रहता है क्योंकि वह जानता है कि उस पर कभी भी हमला हो सकता है। एक सुबह वह वेंडिंग मशीन के पास जाता है, लेकिन जब वह मशीन से कोल्ड ड्रिंक निकालने लगता है तब उसे पता चलता है कि यह मशीन खराब है। अब यहाँ जैक इस मशीन को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन वह मशीन जैक से ठीक नहीं हो पाती और तभी यहाँ उसके पास एक पादरी आता है। तब जैक उसे बताता है कि ये मशीन खराब हो चुकी है, मैंने इस मशीन को ठीक करने की काफी कोशिश की, लेकिन मैं शुरू से मशीन बनाने में अनाड़ी हूँ, मुझसे मशीनें ठीक ही नहीं हो पाती। तब वह पादरी उसकी मदद करता है। यहाँ वह पादरी जैक से पूछता है कि मुझे ये तो पता है कि तुम अमेरिकन हो, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम यहाँ इटली में किस काम के लिए आए हो। तब जैक उसे बताता है कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और मैं पूरे इटली की फोटोग्राफी करना चाहता हूँ। लेकिन पादरी को जैक की बातों पर यकीन नहीं होता और पादरी समझ जाता है कि जैक बहुत ही खतरनाक इंसान है, इसलिए वो पादरी जैक से कहता है कि तुम एक दिन मेरे घर पे आओ जहाँ मैं तुम्हारे लिए अच्छे से खाने का इंतजाम कर सकूं और मैं तुम्हारे बारे में और कुछ जानना चाहता हूँ क्योंकि तुम इस शहर में नए आए हो, इसलिए तुम मेरे लिए एक मेहमान हो। लेकिन जैक पादरी के घर पर जाने से साफ मना कर देता है और कहता है
कि मैं किसी से भी दोस्ती नहीं करना चाहता हूँ। तब वो पादरी कहता है कि मैं एक पादरी हूँ, मैं सारी चीजें देख सकता हूँ, इसीलिए तुम मुझे मना मत करो। और अब जैक समझ जाता है कि पादरी को मुझ पर शक हो गया है, इसलिए वह पादरी से बिना बात किए चुपचाप वहाँ से चला जाता है। घर आकर जैक को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वो एक्सरसाइज करके अपने मन को शांत करने लगता है, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड को मारने की याद उसे हर वक्त खाए जा रही थी। साथ ही उसे डर था कि स्वीडन में जिन लोगों ने उस पर हमला किया था, अब वो लोग यहाँ आकर भी कहीं उसे मार न दे। इसलिए जैक अपने हैंडलर पावेल को कॉल करके उसे उन लोगों के बारे में पूछता है जिन्होंने जैक पर स्वीडन में हमला किया था। लेकिन पावेल जैक को उन लोगों के बारे में बताने के बजाय वो जैक पर काफी गुस्सा होता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फोन फेंकने की, मैं तुम्हें कब से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम फोन ही नहीं उठा रहे थे, इसलिए इस बार मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, लेकिन अगर तुमने अगली बार कुछ भी ऐसा किया तब तुम दोबारा मुझे कभी भी कॉल मत करना। अब यहाँ पावेल जैक से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम आया है जो बहुत ही आसान है और उसमें पैसे भी काफी ज्यादा है। तब जैक कहता है कि काम क्या है, तुम मुझे पहले काम के बारे में बताओ। जिस पर पावेल जैक को बताता है कि इस बार तुम्हें किसी को मारना नहीं है, बल्कि तुम्हें एक कस्टमाइज स्नाइपर गन बनाना होगा जिसकी रेंज मैक्सिमम 4 किलोमीटर हो। तब जैक इस काम के लिए मान जाता है। इसके बाद पावेल जैक से कहता है कि तुमसे एक लड़की मिलने आएगी और वह तुम्हें बाकी की सारी जानकारी दे देगी। इसके बाद जैक यहाँ से निकल जाता है और जल्द ही शाम हो जाती है। शाम को जैक को काफी बेचैनी फील हो रही थी, इसलिए जैक पादरी के घर पर जाता है। जैक को देखकर पादरी काफी खुश हो जाता है और ये दोनों मिलकर शराब पीने लगते हैं। यहाँ वह पादरी जैक को काफी परेशान देखता है, इसलिए वह पादरी जैक से कहता है कि तुम्हें अपनी पुरानी यादों को भुलाना होगा, नहीं तो तुम एक अच्छी जिंदगी नहीं जी पाओगे। लेकिन जैक के लिए ये सब काफी मुश्किल था, क्योंकि हर रोज उसे अपनी गर्लफ्रेंड एंग्रिड की याद आती थी और अब जैक को खुद से घिन आने लगती है कि मैंने उस बेगुनाह लड़की को क्यों मारा। इसके बाद जैक वापस अपने घर आता है और अगले दिन वह पहुंचता है मार्केट में, जहां पर उसके हैंडलर पावेल के कहने के मुताबिक जैक से एक लड़की मिलने वाली थी। इसलिए जैक चारों तरफ अपनी नजर घुमाता है, पर जैक को वह लड़की कहीं पर भी दिखाई नहीं देती। लेकिन तभी उसकी नजर सामने की एक टेबल पर पड़ती है, जहां पर एक लड़की सन ग्लासेस पहने हुए चुपचाप बैठी होती है, जिसे देखकर जैक फौरन समझ जाता है कि ये वही लड़की है। और अब जैक सीधा जाकर इस लड़की के बगल वाले टेबल पर बैठ जाता है। तभी वह लड़की, जिसका नाम मटिल्डा है, वह जानबूझकर अपना पेपर नीचे गिरा देती है। तब जैक उसे पेपर उठाकर देता है और पेपर देने के बाद इन दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है। और यहाँ मटिल्डा जैक को बता देती है कि मैं ही वही लड़की हूँ जिसके लिए तुम्हें एक स्नाइपर गन तैयार करना है। इसके बाद मटिल्डा जैक को सारी जानकारियां देने लगती है कि मुझे कैसा राइफल चाहिए, और वह एक एक करके सारी चीजों को लिखने लगता है। तभी जैक देखता है कि दूर से एक आदमी ने इन लोगों पर नजर रखा हुआ है, जिसे देखकर जैक मटिल्डा से पूछता है कि क्या वह आदमी तुम्हारे साथ है। लेकिन मटिल्डा कहती है कि नहीं, मैं अकेली ही काम करती हूँ, मुझे नहीं पता कि वह आदमी कौन है। ये सुनकर जैक की टेंशन बढ़ जाती है और अब मटिल्डा के जाने के बाद जब जैक वापस घर आने लगता है तब वो आदमी जैक का पीछा करता है। ये देखकर जैक का शक यकीन में बदल जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और आज जैक अपना रास्ता बदलकर दूसरे रास्ते से घर आता है। जैक ऐसा इसलिए करता है ताकि उसका पीछा करने वाले आदमी को उसके घर के बारे में पता न चल सके। लेकिन अब रात भर उसे नींद नहीं आती, क्योंकि उसे लगता है कि वो आदमी मुझे मारने के लिए मेरे घर में घुस गया है। और जैक हर एक छोटी सी आवाज पर बंदूक उठाकर बैठ जाता है। अगले दिन जैक पोस्ट ऑफिस जाता है, जहां उसका पार्सल आया होता है। जैक अपना पार्सल लेकर सीधा अपने घर चला आता है और इस पार्सल के अंदर गन के पार्ट्स थे, जिसे जोड़कर जैक को एक स्नाइपर राइफल बनाना था। और अब जैक अपने काम पर लग जाता है। वो एक एक करके उन सभी पार्ट्स को जोड़ने लगता है। जैक एक किलर होने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छा वेपन कारीगर भी है, लेकिन जितनी चीजें उसके पास थी उससे वह आधी ही बंदूक बना पाता है और बाकी बंदूक बनाने के लिए उसे और सामान की जरूरत है, जिन्हें वो ढूंढना शुरू कर देता है। इसी बीच जैक एक क्लब में जाता है जहां पर ढेर सारी लड़कियां थीं, लेकिन इन सभी लड़कियों में जैक क्लारा नाम की एक लड़की को चुनता है और उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। अब जैक जब वापस आ रहा होता है तभी वो रास्ते में देखता है कि पादरी की गाड़ी खराब हो गई है। तब वो अपनी गाड़ी से उतरकर पादरी के गाड़ी के पास आता है और बड़ी ही आसानी से पादरी के गाड़ी को ठीक कर देता है। तब पादरी जैक से काफी खुश हो जाता है और जैक को कहता है कि आज रात का खाना तुम मेरे साथ खाओगे, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। और फिर रात को जैक भी पादरी के घर पर पहुंच जाता है, क्योंकि अकेले रहते हुए जैक की दिमागी हालत खराब होने लगी थी और पादरी से बात करते हुए अब जैक को अच्छा फील होने लगता है। इसी बीच जैक को पादरी के घर पर एक तस्वीर मिलती है जिसमें पादरी एक लड़के के साथ खड़ा हुआ था। अब यहाँ ये दोनों खाना खाते हुए इनके बीच बातचीत शुरू हो जाती है। तब जैक पादरी से पूछता है कि क्या आप हमेशा से एक पादरी बनना चाहते थे, आपने कुछ और बनने के बारे में नहीं सोचा? ये सुनकर पादरी हंसता है और जैक को कहता है, क्या तुम हमेशा से एक फोटोग्राफर बनना चाहते थे? तुम्हारा और भी तो कोई सपना होगा। जब तुम पहली बार मुझसे मिले थे तब तुमने कहा था कि तुम मशीनों को बिल्कुल भी ठीक नहीं कर सकते, लेकिन आज तुमने एक ही झटके में मेरी गाड़ी ठीक कर दी। तुम जिस तरह से गाड़ी चलाते हो और बिना किसी से बात किए चुपचाप अकेले रहते हो, ये देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम एक फोटोग्राफर हो। फोटोग्राफर्स के पास कभी भी इतने पैसे नहीं होते। अब जैक समझ जाता है कि पादरी बहुत ही चालाक है, वो मुझे बातों में फंसाकर मुझसे मेरी सच्चाई निकलवाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए जैक बात को पलटते हुए कहता है कि तस्वीर में जो लड़का तुम्हारे साथ है वो लड़का कौन है? जिस पर पादरी बताता है कि यह एक बहुत ही अच्छा लड़का है जो किसी टाइम मेरे साथ रहा करता था, लेकिन अब वो टाउन के बाहर मैकेनिक की दुकान चलाता है। ये सुनकर जैक के दिमाग में एक आइडिया आता है और खाना खत्म होने के बाद जैक गाड़ी में बैठकर निकल पड़ता है। रास्ते में जैक खुद ही अपनी गाड़ी को खराब करके पादरी ने जो लड़का बताया था उसके पास चला जाता है। दरअसल जैक ने जो बंदूक बनाई थी वो अभी पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि उसमें कुछ पार्ट्स की कमी थी। इसलिए जैक को बंदूक के लिए जो पार्ट्स चाहिए थे वो इस लड़के के गैराज में मिल सकते थे, लेकिन यहाँ वो लड़का कहता है कि मैं फॉरेनर्स की गाड़ियों को ठीक नहीं करता। तब जैक उसे बताता है कि मैं पादरी का दोस्त हूँ और इस बात को सुनते ही वो लड़का जैक की मदद करने को तैयार हो जाता है। लेकिन यहाँ जैक उस लड़के से झूठ कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं खुद एक मैकेनिक हूँ और मैं खुद अपनी गाड़ी को ठीक कर सकता हूँ। बस मुझे तुम्हारे पास यहाँ खड़ी पुरानी गाड़ियों में से कुछ पार्ट्स निकालकर अपनी गाड़ी में लगाने होंगे, जिसके मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। लेकिन वो लड़का पैसे लेने से इनकार कर देता है और जैक की बात को मान जाता है, जिसके बाद जैक चुपचाप अपने काम पर लग जाता है और
पुरानी गाड़ियों में से कुछ पार्ट्स निकाल लेता है। अब जैक जैसे ही जाने वाला होता है तभी उसे सामने लगा एक फोटो नजर आता है जिसमें पादरी और वो लड़का काफी करीब थे। ये देखकर जैक समझ जाता है कि ये लड़का पादरी का बेटा है, लेकिन जैक इस बारे में उस लड़के से कुछ भी नहीं कहता और सीधा अपने घर चला आता है। घर आकर जैक अपने काम पर लग जाता है। दरअसल जैक को अपनी बंदूक के लिए एक साइलेंसर बनाना है, इसलिए वह पूरी रात काम करता है और रात भर काम करते हुए जैसे ही सुबह होती है वो एक कंप्लीट राइफल को तैयार कर देता है। लेकिन अब उसे राइफल को टेस्ट करना है, इसीलिए वो जंगल के एक खाली हिस्से में चला जाता है और वहां जाकर वो राइफल की टेस्टिंग शुरू कर देता है। राइफल से कई गोलियां चलाने के बाद उसे राइफल में कोई भी खराबी नहीं दिखाई देती। ये देखकर जैक बहुत खुश होता है और अब वो अपना काम पूरा करने की खुशी में फिर से क्लब आता है। यहाँ जैक क्लब वालों से कहता है कि मुझे क्लारा से मिलना है, लेकिन वहाँ काम करने वाली लड़कियां बताती हैं कि क्लारा आज नहीं आई है, इसलिए तुम किसी दूसरी लड़की के साथ जा सकते हो। लेकिन वो क्लारा के अलावा और किसी दूसरी लड़की से नहीं मिलना चाहता था, इसलिए जैक वहाँ से चला जाता है। अब जैक जब वापस जा रहा होता है तभी वो रास्ते में उसी कार को देखता है जिसमें कई दिनों से एक आदमी उसका पीछा कर रहा था। ये देखकर जैक समझ जाता है कि वो आदमी भी यहीं कहीं आसपास होगा, इसलिए जैक एक कैफे में चला जाता है। तभी वहाँ का वेटर एक एनवेलप लाकर जैक के टेबल पर रखता है और जैक जैसे ही उस एनवेलप को खोलता है तो अंदर उसे न्यूज़पेपर का कटा हुआ एक हिस्सा मिलता है जिसमें उन सारे लोगों की फोटोज थी जिन्हें जैक ने स्वीडन में मार डाला था। ये देखकर वो काफी परेशान हो जाता है और जैक समझ जाता है कि कोई मुझ पर नजर रख रहा है जो मुझे मारना चाहता है। अब जैक को जल्द से जल्द इस शहर को छोड़कर जाना होगा, लेकिन शहर छोड़ने से पहले उसे कैसे भी करके बंदूक की डिलीवरी करनी होगी। इसलिए जैक अपने हैंडलर पावेल को कॉल करके कहता है कि मटिल्डा का राइफल तैयार है। ये सुनते ही पावेल जैक से कहता है कि मटिल्डा नाम की वो लड़की कल तुमसे ट्रेन स्टेशन पर मिलने आएगी, जिसे तुम उसका राइफल दे देना और वो तुम्हें तुम्हारे पैसे दे देगी। अब इसके बाद जैक अपने घर की तरफ जाने लगता है, लेकिन आज वो उस रास्ते से नहीं जाता जिस रास्ते से वो हमेशा जाता है। वो एक दूसरे रास्ते से अपने घर पहुंचता है और पूरी रात साथ में बंदूक लेकर सोता है और जैसे ही सुबह होती है तब वो सीधा पहुंचता है ट्रेन स्टेशन, जहां पर मटिल्डा उसे मिलने आ जाती है। अब यहाँ जैक मटिल्डा को राइफल चेक कराने के लिए जंगल के बीचों बीच ले जाता है जहां पर उसने पहले भी राइफल की प्रैक्टिस की थी। यहाँ जैक जमीन पर चादर बिछा देता है ताकि बंदूक का कोई भी निशान जमीन पर न आए और पुलिस वालों को कभी पता न लगे कि यहाँ कोई बंदूक लाया था। इसके बाद जैक राइफल के सभी पार्ट्स को अलग अलग रख देता है, लेकिन मटिल्डा उन पार्ट्स को उठाकर बड़ी आसानी से राइफल असेंबल कर देती है, जिसे देखकर जैक समझ जाता है कि मटिल्डा भी एक राइफल एक्सपर्ट है और वो बंदूकों के बारे में बहुत कुछ जानती है। इसके बाद मटिल्डा निशाने के लिए कुछ दूरी पर एक लोहे का फूल खड़ा कर देती है और फिर वो अपना टारगेट प्रैक्टिस करने लगती है। अब जिस तरीके से वो बंदूक चलाती है ये देखकर जैक को पता लग जाता है कि मटिल्डा एक बहुत ही अच्छी शूटर है। अब मटिल्डा को राइफल तो पसंद आ जाता है, लेकिन वो राइफल के साइलेंसर के बारे में जानना चाहती थी, इसलिए वो सीधा जाकर उस जगह पर खड़ी हो जाती है जहां पर निशाने के लिए उसने लोहे का फूल रखा था और जैक को कहती है मेरे बगल में फूल पर निशाना लगाओ। ये सुनकर जैक हैरान रह जाता है और सोचने लगता है कि मटिल्डा को मुझ पर इतना भरोसा कैसे है, क्योंकि अगर गोली जरा सी भी इधर उधर चली गई तो वो सीधे जाकर मटिल्डा को लगेगी। लेकिन मटिल्डा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, जैसे कि उसने पहले से जैक की शूटिंग स्किल्स को देखा हो। अब जैक मटिल्डा के बगल से 2 इंच दूर खड़े फूल पर निशाना लगाता है और गोली मटिल्डा के पास से होते हुए सीधा जाकर उस फूल को हिट कर देती है। लेकिन वो लड़की पास से गोली गुजरने के बावजूद एक बार भी पलक नहीं झपकती और वापस आकर जैक के राइफल की तारीफ करती है कि तुमने राइफल बहुत ही अच्छी बनाई है, लेकिन अभी भी तुम्हें इसमें कुछ एडजस्टमेंट करनी होगी। और जो जो बदलाव राइफल में लाना था वो सारी डिटेल्स मटिल्डा जैक को दे देती है। साथ ही वो जैक को आधे पैसे भी दे देती है और कहती है मुझे ये राइफल अगले महीने की पहली तारीख को चाहिए और अगले महीने की पहली तारीख को बंदूक मिलने के बाद तुम्हें तुम्हारे पूरे पैसे मिल जाएंगे। अब ये दोनों जब यहाँ से जाने वाले होते हैं तब मटिल्डा गोलियों के खोल नदी के पानी में गिरा देती है और जैक जानबूझकर शराब को घास पर गिराने लगता है ताकि अगर यहाँ पर कोई भी आए तो उसे लगे कि यहाँ पर कुछ नॉर्मल लोग आए थे शराब पीने के लिए। तभी एक बटरफ्लाई आकर मटिल्डा के बाजू पर बैठ जाती है। ये देखकर जैक मटिल्डा को आराम से बैठे रहने को कहता है और उस बटरफ्लाई की खास बातें बताने लगता है कि ये बटरफ्लाई इतना खास क्यों है। ये सुनने के बाद मटिल्डा जैक से कहती है आज से मैं तुम्हें मिस्टर बटरफ्लाई कहकर बुलाऊंगी। इसके बाद ये दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, लेकिन जैक काफी परेशान होता है क्योंकि अब उसे फिर से इस टाउन में कुछ हफ्तों के लिए और रुकना पड़ेगा। अब अपनी परेशानी को दूर करने के लिए जैक सीधा क्लारा के पास जाता है जहाँ ये दोनों रोमांस करते हैं। लेकिन जब जैक यहाँ से जा रहा होता है तो क्लारा भी उसे मिस्टर बटरफ्लाई कहकर बुलाती है क्योंकि जैक के कमर पर एक बटरफ्लाई का टैटू बना हुआ था। साथ ही वो जैक से कहती है कि मुझे यहाँ क्लब वालों ने बताया कि कुछ दिन पहले तुम यहाँ आए थे और मेरे बारे में पूछ रहे थे, लेकिन जब तुम्हें पता चला कि मैं छुट्टी पर हूँ तब तुम बिना किसी दूसरी लड़की के साथ वक्त बिताए चले गए और जब भी मैं तुम्हारे साथ रात बिताती हूँ तब तुम हमेशा मुझे ज्यादा पैसे देते हो, इसलिए मैं जानना चाहती हूँ कि तुम ऐसा क्यों करते हो। तब जैक उसे कहता है मुझे स्पेशल फील करवाने की जरूरत नहीं है, तुम जैसा बाकी कस्टमर्स के साथ करती हो मेरे साथ ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जैसी तुम हो वैसी ही रहो। ये सब कहकर जैक वहाँ से निकल जाता है और घर आकर बंदूक के काम पर लग जाता है। जैक उस डिजाइन से बंदूक तैयार करने लगता है जिस तरह से मटिल्डा ने उसे कहा था। एक दिन जब जैक मार्केट जाता है तो वहाँ उसकी मुलाकात क्लारा से होती है जो अपनी एक दोस्त के साथ बाहर घूमने आई थी। अब यहाँ इन दोनों के बीच काफी बातें होती हैं और इनकी बातों से हमें लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। यहाँ जैक कहता है कि मैं संडे को फ्री हूँ और अगर तुम चाहो तो हम दोनों कैफे में मिल सकते हैं, जिस पर क्लारा मान जाती है और वो अपने दोस्त के साथ वहाँ से निकल जाती है। और जैक टेबल पर बैठकर जब कॉफी पी रहा होता है तभी वो अखबार में खबर पढ़ता है कि इस शहर में कोई वहशियाओं को बड़ी बेरहमी से मार रहा है। ये खबर देखकर जैक को क्लारा की फिक्र होने लगती है। अब जैक जब घर वापस आ रहा होता है तभी रास्ते में वो उस आदमी को देख लेता है जो कई दिनों से उसका पीछा कर रहा था। उस आदमी को देखकर जैक जल्दी से एक जगह में छिप जाता है और वहाँ पर अपने जूते निकालकर ऊपर छिपा लेता है। अब जैसे ही वो आदमी जैक को ढूंढते हुए आगे निकलता है तब जैक हल्के कदमों से उसका पीछा करने लगता है और अपना बंदूक निकाल लेता है। जैक अपने जूते इसलिए निकालता है ताकि आगे उस आदमी को मेरे कदमों की आवाज न सुनाई दे। अब जैक जैसे ही उस आदमी को मारने वाला होता है तभी पीछे
से कोई मोटरसाइकिल पर आता है, जिसकी आवाज सुनकर वो आदमी अलर्ट हो जाता है और पीछे मुड़कर जैक को देख लेता है। जैक को देखते ही वो आदमी अपना बंदूक निकालकर जैक पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन जैक खुद को बचाते हुए पास वाली गली में छिप जाता है और उस आदमी की एक गोली उस मोटरसाइकिल वाले आदमी को लग जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर वो आदमी भागने लगता है और अब जैक मरे हुए आदमी का मोटरसाइकिल उठाकर उसका पीछा करने लगता है, लेकिन वो आदमी अब गाड़ी में बैठकर भाग रहा होता है, पर जैक भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। और भागते भागते जब ये दोनों शहर से बाहर आते हैं, तब जैक अपनी बंदूक से गोलियां चलाकर उस आदमी की गाड़ी के टायर पंक्चर कर देता है, जिससे उस आदमी की गाड़ी अनबैलेंस होकर सामने की दीवार से टकरा जाती है और वो आदमी बुरी तरह से घायल हो जाता है। इसके बाद जैक उसके पास आता है और उसका गला दबाकर उसे मार डालता है। जैक ने उस आदमी को मार तो दिया था, लेकिन अब वो डरने लगा था कि अगर इस आदमी को मेरे लोकेशन का पता चल चुका है तो अब और लोग भी यहाँ आने वाले होंगे। इसलिए जैक सीधा अपने हैंडलर पावेल को कॉल करता है। जैक पावेल को सारी बातें बताकर पूछने लगता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। तब पावेल कहता है कि तुम हर वक्त अलर्ट रहो, क्योंकि तुम पर किसी भी टाइम हमला किया जा सकता है, और जितना जल्दी हो सके तुम राइफल के काम को पूरा करो, क्योंकि जितनी जल्दी तुम्हारा काम पूरा होगा उतनी ही जल्दी तुम इटली को छोड़कर दूसरी कंट्री जा सकते हो। तब जैक कहता है कि मुझे जानना है कि मेरा पीछा कौन कर रहा है। यहाँ पावेल कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं इस बारे में पता लगा रहा हूँ। ये कहकर पावेल कॉल काट देता है और जैक अपने रूम में सो जाता है, लेकिन उसे रात भर नींद नहीं आती है, क्योंकि बार बार उसे अपने पुरानी गर्लफ्रेंड इंग्रिड की यादें परेशान कर रही थीं। और अब जैक को अपनी गलती का एहसास होता है कि मुझे इंग्रिड को नहीं मारना चाहिए था, क्योंकि उसकी कोई भी गलती नहीं थी। अब नींद न आने की वजह से वह घर से बाहर निकलकर पैदल चलने लगता है और चलते चलते सीधा वो पहुंचता है पादरी के घर में। तब पादरी जैक से सवाल करने लगता है कि इतनी रात को तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही। इस बात का जैक के पास कोई भी जवाब नहीं होता और अब पादरी को पूरा शक हो जाता है कि कल रात के मर्डर में जैक का हाथ है। इसलिए वह जैक से कहता है कि जिस जगह तुम रहते हो कल रात वहां पर एक आदमी का मर्डर हुआ है, क्या तुमने तो वो मर्डर नहीं किया? और अगर तुम नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मैं एक पादरी हूँ, मुझे हर एक चीज का पता चल जाता है। ये सुनकर जैक समझ जाता है कि पादरी को पता चल चुका है कि कल रात को मैंने उस आदमी को मारा है। इसलिए जैक पादरी से कहता है कि मुझे भी पता चल चुका है कि वो कार मैकेनिक लड़का तुम्हारा बेटा है। अगर उसका सच बाहर दुनिया के सामने आया तो तुम बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि एक कैथलिक प्रीस्ट होने की वजह से तुम किसी से शादी नहीं कर सकते। इसलिए बेहतर ये होगा कि तुम अपना मुंह बंद रखो। इसके बाद जैक जाता है एक रेस्टोरेंट में, जहाँ पहले से क्लारा उसका इंतजार कर रही थी। तभी यहाँ ऑर्डर के लिए वेटर इनके पास आता है, जिससे क्लारा काफी अच्छे तरीके से बात करती है और क्लारा के बातचीत के तरीके को देखते हुए जैक समझ जाता है कि वो एक अच्छी फैमिली से है, लेकिन मजबूरी होने की वजह से उसे क्लब में काम करना पड़ता है। तभी यहाँ जैक एक फूल वाले को अपने पास बुलाता है और उस फूल वाले से जैक क्लारा के लिए फूल खरीदता है। ये देखकर क्लारा जैक से काफी खुश हो जाती है। यहाँ क्लारा जैक से पूछती है कि क्या तुम शादीशुदा हो? तब जैक जवाब देता है कि नहीं। ये सुनकर क्लारा खुश हो जाती है और कहती है कि बस मुझे और कोई भी जवाब नहीं चाहिए। अब जैक क्लारा के साथ उसके घर में आता है और ये दोनों एक साथ रात बिताते हैं, लेकिन जब सुबह जैक की आंख खुलती है तो वो देखता है कि क्लारा बेड पर नहीं है। ये देखकर जैक परेशान हो जाता है, पर तभी वॉशरूम से किसी की आवाज सुनकर जैक को पता चलता है कि क्लारा वॉशरूम में है। अब मौके का फायदा उठाते हुए जैक जल्दी से क्लारा का पर्स चेक करता है और जब वह क्लारा का पर्स खोलता है तो अंदर उसे एक वेपन मिलती है। ये देखकर जैक को क्लारा पर शक होने लगता है कि कहीं वह कोई जासूस तो नहीं। इसलिए जैक क्लारा का पीछा करने लगता है और जैक देखता है कि क्लारा बहुत सारे आदमियों से मिल रही है। ये देखकर जैक को कंफर्म हो जाता है कि क्लारा एक जासूस है, इसलिए अब जैक को क्लारा को भी मारना पड़ेगा। और अगले ही दिन जैक क्लारा से कहता है कि क्या हम पिकनिक पर चल सकते हैं, जिसके लिए क्लारा मान जाती है और जैक क्लारा को अपनी गाड़ी में बिठाकर जंगल के बीचों बीच नदी वाले हिस्से में ले आता है। यहाँ क्लारा जब नदी को देखती है तो वह अपने कपड़े उतारकर नदी के पानी में नहाने के लिए कूद जाती है। क्लारा जैक को भी साथ में नहाने के लिए बोलती है, लेकिन जैक नहाने से इनकार कर देता है। नहाने के बाद क्लारा धूप में खुद को सुखाने के लिए चादर पर लेट जाती है, लेकिन यहाँ जैक क्लारा को काफी अजीब नजरों से देख रहा होता है, जिससे क्लारा को शक होने लगता है। और तभी क्लारा अपना पर्स उठाती है जिसमें उसने बंदूक रखा था। ये देखने के बाद जैक अलर्ट हो जाता है और चुपके से अपनी बंदूक निकाल लेता है, लेकिन तभी क्लारा अपने पर्स से सन क्रीम निकालती है और जैक से कहती है कि इसे मेरी पीठ में लगा दो। ये देखकर जैक राहत की सांस लेता है और अपना बंदूक रख लेता है, लेकिन अब क्लारा जैक के हाथ में गन देख लेती है, इसलिए वह जैक से नाराज हो जाती है और गाड़ी में आकर जैक से कहती है कि मुझे पता है कि तुमने मेरे पर्स में बंदूक देख लिया है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि वह बंदूक मैंने इसलिए रखी थी क्योंकि शहर में एक कातिल घूम रहा है जो वहशियाओं को मार रहा है, इसलिए मैंने खुद की सेफ्टी के लिए उस बंदूक को अपने पर्स में रखा था। यह सुनकर जैक को पूरा यकीन हो जाता है कि क्लारा कोई जासूस नहीं है और वह सच में मुझसे प्यार करती है। तब क्लारा कहती है कि जब तुम मेरे साथ होते हो तब मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं चाहती हूँ कि हम ऐसे ही डेट पर जाते रहें। लेकिन जैक मना कर देता है और कहता है कि मैं जल्द ही यह शहर छोड़कर जा रहा हूँ और हो सकता है कि शायद यह हमारी आखिरी मुलाकात हो। ये सुनकर क्लारा पूरी तरह से खो जाती है और जैक को किस करती है। साथ ही वह जैक से कहती है कि मुझे अकेले छोड़कर मत जाओ। इसके बाद जैक वापस अपने घर आता है, लेकिन अब वह पूरी तरह से कंफ्यूज्ड होता है क्योंकि उसके दिमाग में बार बार क्लारा की बातें चल रही हैं। इसलिए अब जैक डिसाइड करता है कि राइफल की डिलीवरी करने के बाद वह क्लारा को भी अपने साथ ले जाएगा। इसके बाद जैक अपने काम पर लग जाता है और फाइनली उस वेपन को तैयार कर लेता है। वेपन तैयार होने के बाद जैक मार्केट जाकर एक सूटकेस खरीदता है और उस सूटकेस में जैक वेपन रख देता है और वेपन के ऊपर सामान रख देता है ताकि अगर पुलिस सूटकेस को चेक करें तो उन्हें वेपन नजर ना आए। और अब सब कुछ कंप्लीट करने के बाद जैक सीधा अपने हैंडलर पावेल को कॉल करता है और उससे कहता है कि राइफल तैयार है। तब पावेल
बताता है कि कल मटिल्डा तुमसे वेपन लेने आएगी और साथ में तुम्हें उस वेपन के पैसे भी दे देगी। यहाँ जैक पावेल को बताता है कि यह मेरा तुम्हारे साथ आखिरी काम है, जैसे ही ये काम खत्म होगा मैं रिटायर हो जाऊंगा। ये सुनकर पावेल जैक से कुछ नहीं कहता और बड़ी आसानी से जैक की बात मान जाता है। लेकिन अब जैक को दाल में कुछ काला दिखने लगता है और जैक को समझ नहीं आता कि पावेल मेरी रिटायरमेंट की बात को इतनी आसानी से कैसे मान गया। अगले दिन जैक सारा सामान पैक करके शहर के एक कैफे में पहुंचता है जहां पर मटिल्डा उसे मिलने आती है। यहाँ जैक मटिल्डा को वो सूटकेस दे देता है जिसमें राइफल रखी गई थी। मटिल्डा पहले सारी चीजों को देखती है और फिर जैक से कहती है कि मैं वॉशरूम से होकर आ रही हूँ और सारा सामान लेकर चली जाती है। लेकिन वॉशरूम जाने के बाद हम देखते हैं कि मटिल्डा के पास एक दूसरा बंदूक है जिसे वो लोड करती है। यहाँ हमें पता चलता है कि मटिल्डा जैक के हैंडलर पावेल के लिए काम करती है, जो अब पावेल के ऑर्डर पर जैक को मारना चाहती है, क्योंकि पावेल की नजर में अब जैक बूढ़ा हो चुका था, जो कि अब किसी भी काम का नहीं रहा। और जैक ने पावेल के लिए कई सारे लोगों को मारा था, इसीलिए पावेल को लग रहा था कि अगर जैक को जिंदा छोड़ा गया तो आगे जाकर जैक उसके लिए खतरा बन सकता है। यही वजह है कि पावेल जैक को मारना चाहता है। तभी दूसरी तरफ जैक देखता है कि कैफे से सारे लोग चले गए हैं और पूरा कैफे खाली हो गया है। ये देखकर जैक को शक होने लगता है और जैक भी अपना बंदूक तैयार करके बाहर आ जाता है। इसी बीच मटिल्डा भी वापस आ जाती है और जैक को राइफल बनाने के पूरे पैसे दे देती है। अब यहाँ मटिल्डा जैसे ही बंदूक निकालकर जैक को मारने वाली होती है तभी वहां पर स्कूल के बच्चों की गाड़ी आ जाती है। अब इतने सारे लोगों के बीच मटिल्डा जैक को नहीं मार पाती और गाड़ी में बैठकर वहां से जाने लगती है। इसके बाद जैक भी अपनी गाड़ी स्टार्ट करके क्लारा से मिलने जाता है। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि मटिल्डा जैक की गाड़ी का पीछा कर रही है और तभी मटिल्डा के पास पावेल का कॉल आता है और पावेल पूछता है कि क्या तुमने जैक को मार दिया। लेकिन मटिल्डा ना में जवाब देती है और कहती है कि बॉस तुम परेशान मत हो, मैं जल्द ही जैक को मार दूंगी। कुछ देर बाद जैक शहर के बीचों बीच पहुंच जाता है जहां पर ढेर सारे लोग होते हैं और यहाँ मटिल्डा भी जैक का पीछा करते हुए शहर में आ जाती है। वो एक घर के अंदर दाखिल होती है और उस घर के मालिक को मारकर छत पर चली जाती है ताकि छत से वो जैक पर निशाना लगा सके। तभी जैक जाकर मिलता है क्लारा से और कहता है कि क्या तुम मेरे साथ भागने के लिए तैयार हो, मैं आज ही इस कंट्री को छोड़ने वाला हूँ। ये सुनकर क्लारा काफी खुश हो जाती है और जैक के साथ जाने को तैयार हो जाती है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये दोनों मटिल्डा के निशाने पर है। तभी यहाँ जैक का हैंडलर पावेल भी आ जाता है और मटिल्डा ऊपर छत से सीधा जैक पर निशाना टारगेट कर देती है। लेकिन वो जैसे ही ट्रिगर दबाती है तो गोली जैक को लगने के बजाय राइफल बैकफायर कर देता है और मटिल्डा की खोपड़ी फोड़ देता है, जिससे वो छत से नीचे गिर जाती है। यहाँ जैक भी गोली की आवाज सुनकर मटिल्डा को देख लेता है कि वो मर चुकी है और अब हमें पता चलता है कि जैक कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं बल्कि उसे पहले से पता चल गया था कि मटिल्डा उसे मारना चाहती है, इसलिए जैक ने राइफल की सेटिंग उल्टी कर दी थी। यहाँ जैक क्लारा को पैसे देकर कहता है कि मैं किसी काम से जा रहा हूँ, तुम सीधा जंगल के उस जगह पर पहुंचो जहाँ पर हम मिलते थे, मैं जल्द ही वहाँ पहुंच जाऊंगा। इसके बाद जैक भागता हुआ मटिल्डा के पास पहुंचता है और उससे पूछता है कि तुम्हें किसने बोला था मुझे मारने के लिए। तो मरने से पहले मटिल्डा कहती है कि तुम्हें मारने के लिए मुझे पावेल ने कहा था। अब इससे पहले कि जैक यहाँ से निकलता तभी वहाँ पर वो पादरी आ जाता है और जैक पादरी पर बंदूक तान देता है। लेकिन जैक अब किसी बेगुनाह को नहीं मारना चाहता था, क्योंकि वो पहले भी अपनी गर्लफ्रेंड इंग्रिड को मारकर गलती कर चुका था। इसलिए जैक वहाँ से जाने लगता है और जैसे ही वो शहर की गलियों में पहुंचता है तभी वहाँ पर पावेल भी आ जाता है। लेकिन अब इससे पहले कि पावेल जैक को मार पाता तभी जैक सीधा पावेल को माथे पर शूट कर देता है, जिससे पावेल की मौत हो जाती है। अब जैक पूरी तरह से आजाद था क्योंकि उसने अपने सभी दुश्मनों को खत्म कर दिया है। लेकिन तभी जैक को पता चलता है कि पावेल को मारते हुए एक गोली पावेल ने उसे भी पेट में मार दी है, जिससे काफी खून निकल रहा है। अब जैक जैसे तैसे करके गाड़ी में बैठकर क्लारा की तरफ निकल जाता है, लेकिन ज्यादा खून बहने की वजह से जैक को रास्ते में चक्कर आने लगते हैं। लेकिन वो किसी तरह करके हिम्मत जुटाकर गाड़ी चलाता है और क्लारा के पास पहुंचना चाहता है, क्योंकि जैक मरने से पहले एक बार क्लारा को देखना चाहता है। और ऐसे ही गाड़ी चलाते हुए जैक पहुंच जाता है जंगल में, जहां सामने ही उसे क्लारा दिखाई देती है और क्लारा भी समझ जाती है कि जैक मुसीबत में है, इसलिए क्लारा दौड़ते हुए जैक के पास आने लगती है। लेकिन इससे पहले कि क्लारा जैक के पास पहुंचती, जैक की वहीं पर मौत हो जाती है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।